हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 30 है। इसके पहले के आपको जितने भी लेक्चर्स हैं सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो लास्ट टर्न पर हमने इसमें यूनिट 4 कंप्लीट की थी और आज हम इसमें बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में। अब ये यूनिट 5 क्या है, तो बेटा जो आपकी यूनिट 5 है ना, वो है आपकी सॉलिड स्टेट। तो वो सॉलिड स्टेट वाली यूनिट करेंगे हम क्या, सबसे एंड में। उससे पहले हम पॉलीमर्स और पॉलीमर से रिलेटेड जो यूनिट है और सिंथेटिक डाई है वो यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर। अब इस यूनिट में आपको पॉलीमर के बारे में पढ़ना है और 2 कंपाउंड है इसमें, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले पॉलीमर के बारे में बात करेंगे कि पॉलीमर होता क्या है, फिर उसके आगे आगे करके इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो जो आपका सबसे पहले बात करें पॉलीमर, पॉलीमर वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो पॉलीमर ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पॉलीमर वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी यूनिट्स। जिसका मतलब क्या होता है, मैनी यूनिट्स। बहुत सारी यूनिट से मिलकर जो चीज बनी होती है उसका मतलब होता है पॉलीमर। ये इसका इंट्रोडक्शन लिखा है। चलिए देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या बात कही गई है। पॉलीमर्स आर कंपाउंड्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो कंपाउंड होते हैं। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए, जब बहुत सारे कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे मान लीजिए एक ये पेन है, एक और है, और इसमें बहुत सारे पेन लाकर जोड़ दो तो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। ठीक इसी तरह से पॉलीमर्स होते हैं, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। वही चीज बताए, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ के बनेंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास हाई हो जाएगा। और वे जो कंपाउंड बनेंगे जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, अब यहाँ पर 1-2 मॉलिक्यूल आपस में नहीं जुड़ते हैं, हजारों की संख्या में मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तब जाकर पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू गिव पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज कही गई है, क्या है वो, वे सिंपल मॉलिक्यूल जो कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि एक सिंपल मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो आपका कंबाइन होकर पॉलीमर बनाएगा उसे कहा जाता है मोनोमर। तो यहाँ से एक जो डेफिनेशन है वो ये भी बन गई है कि बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़कर क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। ठीक है, अब आगे देखो, द प्रोसेस by which simple molecules such as monomers are converted into polymer is called polymerization। अब देखो जब आपके मोनोमर जुड़ रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या बोला जाता है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सम पॉलीमर्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कुछ आपके पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। वो किस तरह से रखते हैं, ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, छोटा सा 3-4 लाइन का, इसमें समझ आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एथाइलिन लिया है। ये क्या लिया है, एथाइलिन। अब एथाइलिन क्या है, हमारा सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल कंपाउंड बोल सकते हैं। तो जो एथाइलिन की बहुत सारी यूनिट्स, कितनी n नंबर ऑफ यूनिट्स, 1000 में चल सकती हैं, 10,000 में, लाख में, करोड़ में यूनिट्स जुड़ती हैं इसमें, तब जाकर पॉलीमर बनता है। तब यहाँ से इसका एथाइलिन, बहुत सारे एथाइलिन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, यानी कि पॉलीमराइजेशन होगा। और पॉलीमराइजेशन करने के बाद यहाँ पर आपका बनेगा पॉलीमर। क्या बनेगा, पॉलीमर। अब जब हमने यहाँ पर एथाइलिन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉलीएथाइलिन हो जाएगा। अब आप देखो खुद यहाँ पर ये क्या है बेटा, एक एथाइलिन है, बॉन्ड हमने क्या किए, बैलेंस किए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, बॉन्ड हमने आगे खोल दिए। ये रिप्रेजेंट करता है, देखो बेटा ये जो साइन है ना, ये आप सोच रहे होंगे कि ये साइन क्यों आते हैं, बेटा ये साइन दिखाए जाते हैं कि इसमें और ज्यादा यूनिट जुड़ती चली जाती हैं। आपने 12th में किए होंगे पॉलीमर्स, तो उसमें ऐसे करके करते हैं ना, यहाँ पर N, और जब रिएक्शन
कंप्लीट हो जाती है तो होल एन कर देते हैं। तो बेटा हम जो यहाँ पर रिएक्शन दिखाते हैं ना, आपको सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल को लेकर रिएक्शन दिखाते हैं। अब आप खुद सोचो इतनी सी बात कि जब इसमें थाउजेंड्स की क्वांटिटी में, थाउजेंड्स के नंबर्स में इसमें मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे, तो क्या 1000 के 1000 आप लिख पाओगे? पूरी कॉपी भर जाएगी आपकी, लेकिन आपकी एक रिएक्शन नहीं होगा ही, ठीक है। इसीलिए लगाते हैं एन, क्योंकि ये बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल नहीं लगाते, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर एक एथाइलिन ये हो गया, एक एथाइलिन ये हो गया, एक एथाइलिन ये हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिए? फिलहाल 3 एथाइलिन के मॉलिक्यूल लिए और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये रिएक्शन इधर को भी चल रही है और पीछे की तरफ को भी चल रही है, ठीक है। अब देखो पॉलीमर बेटा जो होते हैं, बेटा थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी ये यूनिट लेंदी है। यूनिट लेंदी क्यों है? क्योंकि बेटा आपका पॉलीमर जो है ना, हम इसमें डीपली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इसमें से, कभी एक आध बनता है, जो आपके इसमें लास्ट के दो टॉपिक्स हैं इसमें, सिलिकॉन और फॉस्फोजीन। वो जो हम टॉपिक्स इसमें करेंगे ना, वो टॉपिक्स आपके मेनली क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पॉलीमर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन पॉलीमर। कौन कौन से होते हैं? अमॉर्फस पॉलीमर और क्रिस्टलाइन पॉलीमर। अब अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन पॉलीमर कौन से होते हैं? मैंने आपको ये बोला था ना, पॉलीमर हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इस लाइन का पता चलेगा आपको। देखो अमॉर्फस पॉलीमर वे होते हैं जो ग्लासी सॉलिड के जैसे दिखते हैं। कैसे? ग्लासी सॉलिड। ग्लासी सॉलिड किस तरह का होता है बताएंगे अभी। दीज डू नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट के लिए कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखाते नहीं हैं ये, ठीक है। आगे देखो कोई विशेषता नहीं है मेल्टिंग पॉइंट को लेकर इनकी, ठीक है। अब देखो आगे, दे मेक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्लासी सॉलिड टू अ विस्कस लिक्विड। अब देखो कॉल्ड ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। बेटा ये जो आपका ये लाइन है ना, यहाँ से लेकर कहाँ से, अमॉर्फस से लेकर यहाँ तक, बेटा इसको आप नोट करके कहीं अलग लिख लो। डेफिनेशन है ये, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, अमॉर्फस जो होते हैं ग्लासी सॉलिड के जैसे दिखते हैं। ग्लासी सॉलिड कैसे होते हैं बेटा? जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अमॉर्फस क्या होता है? अमॉर्फस कंपाउंड क्या होते हैं? जो आपके क्या होते हैं, कुछ कुछ विस्कस होते हैं। विस्कस चिपचिपे या तरल बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, इस तरह से। दीज डू नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है इनका, बहुत ही कम होता है मेल्टिंग पॉइंट इनका। दे मेक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्लासी सॉलिड्स। और यहाँ पर ये जो अमॉर्फस होते हैं, अमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं, ये ट्रांजिशन कर लेते हैं ग्लासी सॉलिड। ग्लासी सॉलिड बताया था ना, देखो ये रहा, ये ग्लासी सॉलिड से आपके विस्कस कंपाउंड में, विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपका कहा जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहा जाता है? ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लेकिन जिस मेल्टिंग पॉइंट पर ग्लासी सॉलिड से विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो आपका कहा जाता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें क्या है? रबर है, रबर है। अब देखो रबर कैसी होती है? कहने को तो वो बहुत सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, लेकिन जब रबर को गर्म करते हो आप क्या, रबर क्या लो, आप साइकिल की ट्यूब ले लो। जो साइकिल की ट्यूब होती है ना, टायर में जो लगी होती है अंदर से, वो कैसी होती है? कहने को तो सॉलिड होती है, ग्लासी सॉलिड होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक भी नहीं है, पर सॉलिड है। अब जब उसको थोड़े से टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो रबर क्या होने लगती है? पिघलने लगती है, वो जलने लगती है, और जल के क्या हो जाती है? चिपचिपी सी हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है? विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। आगे देखो, पॉलीमर्स आर नाइदर कंप्लीटली क्रिस्टलाइन। पॉलीमर्स जो होते हैं बेटा, ना तो पूरी तरह से ठोस होते हैं और ना ही पूरी तरह से अमॉर्फस होते हैं, ना ही पूरी तरह से अमॉर्फस होते हैं। सो दीज आर नोन एज सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर। जो ना तो क्रिस्टलाइन है, ना तो ठोस है, ना अमॉर्फस है, तो वो क्या कहे जाएंगे? वो सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमर कहे जाते हैं। जैसे आपका क्या होता है? नाइलॉन। नाइलॉन का यूज सबसे ज्यादा किस में किया जाता है? बताओ। नाइलॉन का यूज सबसे ज्यादा कपड़ों में, कपड़े बनाने में यूज किया जाता है नाइलॉन का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा? स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक चीज और बताती हूँ, जो आपके जो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस होते हैं, उनके बारे में।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं आपके अपारदर्शी होते हैं, उनके आर पार नहीं देखा जा सकता। वहीं आपके जो क्या होते हैं अमॉर्फस पॉलीमर होते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट, उनके आर पार देखा जा सकता है। अब वर्ड समझ में आ गया ग्लासी सॉलिड क्यों बोला? क्योंकि उसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसी में ऐड कर लो, ये जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसमें स्पेस नहीं है, ये आपके कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और वहीं आपके जो क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आपके होते हैं ओपैक, अपारदर्शी। क्लियर है बेटा? पॉइंट नोट करके नीचे इसके बाद नोट करके लिखना कि आपके जो अमॉर्फस पॉलीमर्स होते हैं आर ट्रांसपेरेंट वाइल द पॉलीमर्स, कौन से पॉलीमर्स? क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स आर ओपैक। ठीक है, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको मोनोमर के बारे में बताऊंगी। मोनोमर जो ऑलिगोमर होते हैं, इसी की यूनिट्स होती हैं पॉलीमर्स की, इन्हीं से पॉलीमर बनते हैं मिलकर, उनके बारे में बताऊंगी। छोटी सी डेफिनेशन है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद चलते हैं उस पर। देखो अब आगे इसमें नेक्स्ट यूनिट है मोनोमर, जो इसमें आपकी किसकी यूनिट है? ये पॉलीमर की ही एक यूनिट है। तो देखो इसमें मोनोमर जो होती है बेसिक यूनिट है पॉलीमर की, अभी बताया आपको। दिस इज अ मॉलिक्यूल दैट कंबाइन विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप टू फॉर्म अ पॉलीमर। मोनोमर बेटा आपके वो होते हैं, मोनोमर की आपकी सेम यूनिट्स भी आपस में जुड़ती है और डिफरेंट यूनिट्स भी आपकी आपस में जुड़ सकती हैं, और दोनों यूनिट्स जो चाहे वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, सिमिलर हो, चाहे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, डिफरेंट हो, दोनों आपकी जुड़ेंगी और पॉलीमर बनाएंगी। जैसे अभी एग्जांपल लिखा है स्टायरीन। स्टायरीन जो है आपका पॉलीमर बनाता है, दोनों सेम यूनिट ली जाएंगी, यानी कि स्टायरीन के n नंबर ऑफ मोल लिए जाएंगे और पॉलिस्टरीन बनेगा आपका यहाँ से। ठीक है, बनाओ यहाँ से n नंबर लेने हैं आपको, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और आपको क्या करना है? ये हो रहा है आपका पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन आपका करने पर यहाँ पर क्या बन जाएगा? C6H5 CH2। देखो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर भी और बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर भी और बॉन्ड बनेंगे। जब यहाँ पर हमने क्या लिए? n ग्रुप्स लिए हैं, तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा? होल n, यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आगे बनते चले जाएंगे। अब ये तो बात होगी अपने सिमिलर यूनिट्स जो आपके लिए है। सिमिलर यूनिट्स मतलब एक जैसे अगर आपने मोनोमर लिए हैं, वहीं जैसे इसका सिमिलर एग्जाम्पल एथाइलिन लिया था ना, पॉलीमराइजेशन किया था, क्या बना था? पॉलीएथाइलिन या पॉलीथीन बना था यहाँ से आपका। तो एक एग्जाम्पल वो हो जाएगा जो अभी इससे पहले रिएक्शन लिखी थी। अब इसमें देखो दो अलग अलग यूनिट्स को जोड़कर भी क्या बनाया जा सकता है? पॉलीमर। वो किस तरह से बनेगा? देखो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एडिपिक एसिड, ध्यान से सुनना, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो है आपके, ये बनाए गए दो अलग अलग पॉलीमर्स हैं। एडिपिक एसिड अलग है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन पॉलीमर अलग है। ये आपके दोनों जुड़ेंगे और यहाँ से क्या बनेगा? नाइलॉन 6 आपका यहाँ से बनेगा, जो आपका क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, लिखे यहाँ से एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ये होता है आपका COOH CH2 6COOH। ये है आपका एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड। दूसरा क्या लेना है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन लेना है। क्या लोगे? हेक्सामिथाइलिन। याद रखना n नंबर ऑफ मोल्स लेंगे जब आप क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है? हेक्सामिथाइलिन डायमीन लेना है। यहाँ पर आपका बीच में यही ग्रुप होगा, बस आगे आगे आपके क्या हो जाएंगे? आगे पीछे NH2 ग्रुप जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H2N CH2 का होल 6 और NH2। यहाँ पर जब आपका पॉलीमराइजेशन होगा तो बेटा देखो रिएक्शन किस तरह से होगी? आपका ये OH इसके एक H के साथ वाटर की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे कोई और क्या हेक्सामिथाइलिन डायमीन वाला ग्रुप रखा होगा, उसका H इसके OH के साथ जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन इस साइड से भी होगी, इस साइड से भी होगी। तो ये कंपाउंड आपका किस तरह से बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका OC, यहाँ से बॉन्ड है CH2 का होल 6, यहाँ पर आपका क्या है? CO, और इससे कौन जुड़ा है बेटा? NH जुड़ा है। क्या? NH जुड़ा है। और यहाँ पर आपका क्या है? CH2 का होल 6
और ये NH है, इसका H किसी और OH के साथ बाहर निकल जाएगा और ये रिएक्शन आपकी N नंबर ऑफ मोल्स तक चलती चली जाएगी। और ये है आपका नाइलॉन 6,6, ठीक है, नाइलॉन 6,6, ये है आपका नाइलॉन 6,6, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो गई मोनोमर की। अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। छोटी सी इंफॉर्मेशन है ये, जिन बच्चों को मैथ्स का डेस्परेटली वेट था कि मैथ स्टार्ट किया जाए, उन बच्चों के लिए बेटा आपका BSc सेकेंड सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट कर दिया गया है, जो हो रहा है आपका एप्लीकेशन पर। मैं आपको एप्लीकेशन बता देती हूँ। फिजिक्स गुरु के नाम से आपकी एप्लीकेशन है, फिजिक्स गुरु के नाम से एप्लीकेशन है आपकी। मैं आपको बता देती हूँ, प्ले स्टोर पे फिजिक्स गुरु के नाम से और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आपको वही एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसके नीचे लिखा होगा अंकित सर। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जहाँ पर आपको आपका मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, दोनों बुक मैथ की सेकंड सेमेस्टर की जो दोनों बुक हैं, आपकी दोनों बुक कराई जा रही हैं ओनली एट ₹499 रुपीज़ में आपकी दोनों बुक है। आप परचेज कर सकते हैं और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या है? पॉलीमर की दूसरी यूनिट जो है मोनोमर हो गया और एक हो गया ऑलिगोमर। ऑलिगोमर क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप क्या कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ये आपकी रिएक्शन है। इसमें एक और एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो, वो एथाइलिन वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए इसको। देखो अब इसमें आगे ओलिगोपॉलीमर। ओलिगोपॉलीमर क्या होते हैं? ओलिगोपॉलीमर आपके बेटा मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। मोनोमर से मिलकर ओलिगोपॉलीमर बनते हैं और ओलिगोपॉलीमर से मिलकर क्या बनते हैं? पॉलीमर बनते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें केमिस्ट्री में जो आपके ओलिगोमर होते हैं वो आपके मिनी पॉलीमर भी कहे जाते हैं। क्या? जो आपके ओलिगोमर होते हैं वो मिनी पॉलीमर भी कहे जाती है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी। दिस इज अ मॉलिक्यूल विच हैव अ डेफिनेट नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स जैसे आपके डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, having 2, 3, 4 मोनोमर यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है इसका मतलब? आप देखो इसमें ये कहा गया है कि जो आपके ओलिगोमर होते हैं ये एक टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें आपकी यूनिट्स रिपीट होती रहती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था एथाइलिन का। एथाइलिन में क्या हो रहे थे? आपके एक एथाइलिन मॉलिक्यूल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से क्या बढ़ते जा रहे थे? मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे थे और दोनों मिलकर क्या हो रहे थे? एक पॉलीमर बना रहे थे जो था आपका पॉलीएथाइलिन या पॉलीथीन बना था। इसी तरह से ओलिगोमर भी होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जो बेटा आपके कुछ रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि कुछ यूनिट्स को, जैसे आपका एथाइलिन था, उसको रिपीट करके कुछ नंबर्स तक, डेफिनेट नंबर्स तक रिपीट करके बनाए जाते हैं। जैसे आपके डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर होते हैं। डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, जिनके अंदर डाइमर में 2 मोनोमर यूनिट होती है, ट्राइमर में 3 मोनोमर यूनिट होती हैं और टेट्रामर में 4। इसी तरह से पेंटामर में 5 मोनोमर यूनिट्स होती हैं, हेक्सामर में 6 मोनोमर्स यूनिट्स होती है। अब देखो मैं आपको बताऊं इसमें क्या हो जाएगा। जैसे आप मान के चलो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या है? 6 मोनोमर यूनिट्स हैं। किसी भी पॉलीमर के अंदर 6 मोनोमर यूनिट्स है, ऐसा अज्यूम करके चलो, हालांकि इतनी छोटी होती नहीं है, ठीक है। तो देखो 6 मोनोमर यूनिट अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो आपका क्या कहा जाएगा? वो आपका हेक्सामर कहा जाएगा। क्या आपका कहा जाएगा? उसके अंदर हेक्सामर होते हैं। मतलब ये है कि आपके मोनोमर से मिलकर बने होते हैं ओलिगोपॉलीमर और ओलिगोपॉलीमर से मिलकर बने होते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर को मिनी पॉलीमर इसलिए कहा गया है कि वो आपके मोनोमर से तो बड़े होते हैं लेकिन पॉलीमर से छोटे होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो इसमें जो आपके ओलिगोपॉलीमर होते हैं ये आपके पॉलीमर कहे जाते हैं जो आपके नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरली नेचर में आपका जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है, कच्चे तेल में आपके ओलिगोपॉलीमर्स आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। और इन वन ऑफ इट्स बेसिक
रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट्स। और उसके किसके, आपके ऑलिगोपॉलीमर जो होते हैं वो मूल अपवर्तक घटकों में भी पाए जाते हैं। यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर पॉलीमर्स, जो आपके 2 और 2 से ज़्यादा किसके, आपके मिक्सचर होते हैं पॉलीमर्स के। ठीक है, पॉलीमर जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ अ चेन। जैसे आपके भी बताया पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो आपका कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, कुछ यूनिट्स को जोड़कर बनता है। ठीक है, ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ये आपके 2 टाइप में डिवाइड किए गए हैं जो आपके ऑलिगोपॉलीमर्स, इनको 2 टाइप में डिवाइड किया है बेटा। पहला है आपका होमोपॉलीमर, दूसरा है आपका हेट्रोपॉलीमर। अब देखो होमो और हेट्रो क्या होते हैं। होमो का मतलब होता है जो सेम होते हैं और हेट्रो का मतलब होता है जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो होमोपॉलीमर में क्या आएगा, इट मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट, जो सेम यूनिट से मिलकर बनते हैं। जैसे आपका एथाइलिन, पॉलीएथाइलिन, आपकी सेम एथाइलिन यूनिट्स मिल रही थी ना। अरे इसमें CH2 मिल रहा था, एक मॉलिक्यूल एथाइलिन, दूसरा मॉलिक्यूल भी एथाइलिन, तीसरा भी एथाइलिन, तो सेम मॉलिक्यूल है ना, तो वो किस में आएगा, होमोपॉलीमर के अंदर आएगा। और ये जो आपके होमोपॉलीमर होते हैं बेटा, ये भी 2 टाइप के होते हैं, जो आपके लीनियर चेन होते हैं और जो आपके क्लोज चेन होते हैं। मतलब क्या है इसका, देखो बेटा आपके होमोपॉलीमर लीनियर चेन और क्लोज चेन में इसलिए डिवाइड किए गए हैं ये, क्योंकि आपकी इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है। बॉन्डिंग किस तरह से, जैसे आपका पॉलीएथाइलिन था, सिंगल चेन जुड़ रही थी ना, पॉलीएथाइलिन, एक पॉलीएथाइलिन आपका जो क्या था एथाइलिन, दूसरा एथाइलिन का मॉलिक्यूल, फिर तीसरा एक सिंगल चेन में जुड़ रहे थे ना, तो वहां से क्या आती, लीनियर चेन। तो लीनियर चेन जो आपकी चेन सीधी जुड़ती चली जाएगी, और क्लोज चेन जो आपकी चेन गोल गोल घूमकर एक दूसरे से जुड़ जाएगी। जैसे अभी आपका यहाँ पर एक तो एग्जांपल एथाइलिन वाला हो गया लीनियर चेन में, और एक है आपका मेलम की स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से होती है। ये एक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से यहाँ पर दूसरा, फिर इसके बाद और तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरह से आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ये कैसे जुड़ रहे हैं, लीनियरली जुड़ रहे हैं, इसलिए ये किस में आएंगे, लीनियर चेन में। अब आ जाओ क्लोज चेन या साइक्लिक चेन। क्लोज या साइक्लिक चेन में होता है ट्राइऑक्सम। ये क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड बेटा क्या होता है, HCHO होता है। कंबाइन करके मैं इसको लिख सकती हूँ CH2O। देखो CH2O का मैंने एक मॉलिक्यूल ये ले लिया, ठीक है, इस तरह से देखो CH2O का एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल ये ले लिया और एक मॉलिक्यूल ये ले लिया। तो मैंने इनको क्या किया बेटा, आपस में इस तरह से रखा और बॉन्डिंग कर दी। तो यहाँ से ये क्या बन गई, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, और जो कहा जाता है आपका ट्राइऑक्सम। क्या कहा जाता है, ट्राइऑक्सम। तो ये तो बात होगी ऑलिगोमर की, और ऑलिगोमर के अंदर होमोपॉलीमर। वहीं आपके जो हेट्रोपॉलीमर होते हैं बेटा, हेट्रोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें आपके अलग अलग यूनिट्स जुड़ती हैं, अलग अलग मोनोमर यूनिट्स जुड़ती है। जैसे आपका अभी हमने क्या बनाया था, इससे पहले वाले में नाइलॉन 6 बनाया था ना, एडिपिक एसिड से और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से। ठीक इसी तरह से 2 अलग अलग यूनिट्स जुड़ेंगी और हेट्रोपॉलीमर आपका यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोपॉलीमर भी लिखेंगे, और कुछ इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हो रहे हैं वो भी लिखने वाले हैं अभी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसका सेकंड पार्ट जो था आपका, जो हमने क्या किया था, ऑलिगोमर लिखा था ना, ऑलिगोमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हेट्रो और होमो। तो इसका सेकंड पार्ट है होमो। तो देखो होमोपॉलीमर कौन से होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, जो आपके डिफरेंट यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से मिलकर बना था। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल है कोलेजन, जो होता है बेटा आपका एक टाइप का प्रोटीन होता है। इसमें ऐड कर लेना चाहो तो कि कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो आपका ग्लाइसिन, एलेनिन और हाइड्रोक्सीप्रोलिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और अब आगे देखो, इसमें आगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकली ऑलिगोमर के बारे में बताए गए हैं जो आपके मिलकर बनते हैं कुछ इन 3 चीज़ों से। कुछ ऐसे पॉलीमर बताए हैं जो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं ऑलिगोमर, पॉलीमर नहीं ऑलिगोमर। जैसे आपके मैक्रोमॉलिक्यूल, जैसे आपके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटीन का टेट्रामर होता है। जैसे आपका क्या हीमोग्लोबिन होता है,
लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन का टेट्रामर होता है, इज अ टेट्रामर ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन टेट्रामर, प्रोटीन टेट्रामर। ठीक है, आगे देखो, एन ऑलिगोमर ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड से मिलकर ऑलिगोमर बने होते हैं वो आपके क्या कहे जाते हैं, ऑलिगोपेप्टाइड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बेटा, ऑलिगोपेप्टाइड। आपको याद होगा जब हमने अमीनो एसिड वाली यूनिट पढ़ी थी तो उसमें हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में जिक्र किया था, जिसमें आपके जो थे अमीनो एसिड्स वो आपके क्या बॉन्डिंग बना रहे थे, किस टाइप की बॉन्डिंग हो रही थी, पेप्टाइड बॉन्डिंग हो रही थी ना बेटा। उसमें जब हमने डीएनए और आरएनए बनाए थे जिनमें, तो उनमें पेप्टाइड बॉन्डिंग हो रही थी ना। डीएनए में होती है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वहीं कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था जहां पेप्टाइड बॉन्डिंग भी थी, तो वो आपके किस में हो रही थी, अमीनो एसिड्स में हो रही थी। ठीक है, आगे देखो, एन ऑलिगोमर ऑफ मोनोसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड से मिलकर जो ऑलिगोमर बने होते हैं वो आपके ऑलिगोसेकेराइड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, ऑलिगोसेकेराइड। आगे देखो, द मोनोमर यूनिट्स ऑफ एन ऑलिगोमर मे बी लिंक्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। गर्मी ज़्यादा हो रही है अब। ठीक है, देखो जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं किसकी, ऑलिगोमर की। देखो ऑलिगोमर किससे बना होता है, मोनोमर से मिलकर बना होता है। जो आपके ऑलिगोमर के अंदर मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो या तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ती हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है। देखो इसकी बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगी कि किस किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, इसमें कौन कौन से फोर्सेज इसमें लगते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये देखो कि जो आपके ऑलिगोमर के अंदर मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़ी होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है और आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है। ठीक है, आगे देखो, जैसे इसमें एग्जांपल में दिया गया है, लिक्विड पैराफिन ऑयल आर ऑलिगोमर्स। जो आपके ऑयल होते हैं, जैसे आपका लिक्विड पैराफिन एक ऑयल होता है जो आपका ऑलिगोमर कहा जाता है, ये ऑलिगोमर होते हैं इसमें भी। प्लास्टिसाइजर्स ऑलिगोमर होते हैं, ऑलिगोमर एस्टर होते हैं जो आपके पीवीसी जैसे आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे देखो, आपका पॉलीब्यूटीन जो होता है ये ऑलिगोमेरिक ऑयल होता है जिसका यूज़ पुट्टी बनाने में किया जाता है, जो पुट्टी नॉर्मली घरों में दीवारों पर की जाती है उसको बनाने में। ठीक है, आगे देखो, इसमें एक पॉइंट लिखा है बेटा, ये छोटी सी नन्ही सी लाइन लिखी है, इस लाइन को याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। याद करने वाली वैसे ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल सा लॉजिक है। जब आप पॉलीमर बना रहे हो, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और जहां पर आपका ऑलिगोमर बनता है वहां ऑलिगोमराइजेशन हो जाएगा। बस कि जो आपका ऑलिगोमर बनाने का प्रोसेस होता है वो आपका ऑलिगोमराइजेशन कहा जाता है। बेटा यहां पर इसका इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखाने वाली हूं, जो आपके पॉलीमर के कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट वाइज लिखाऊंगी सारे, तो उन्हें नोट डाउन करेंगे पहले हम। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पोज करके नोट कर लो। द कंप्लीटली चॉइस इज योर्स। ठीक है, नोट डाउन करो इसे। देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक, अब जो आपके पॉलीमर हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी और हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं। हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं कंपाउंड जो आपके पॉलीमर होते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का और थर्मल इंसुलेशन का ये वर्क करते हैं। आगे देखो, वेदर रेजिस्टेंस होते हैं, या ये कह सकते हो कि किसी भी मौसम में किसी भी तरह आसानी से वर्क कर सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, दे कैन बी प्रोसेस्ड इन वेरियस वे टू प्रोड्यूस थिन फाइबर्स। बहुत पतले पतले फाइबर, जैसे आपका नाइलॉन मैंने आपको बताया था कपड़े बनाने में यूज किया जाता है, बहुत बारीक फाइबर बनाने के लिए भी ये बहुत सारे प्रोसेस से आसानी से गुजर सकता है। ठीक है, ईज इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है उनको बनाने के लिए भी, उनको बनाना भी पॉलीमर के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। आगे देखिए, आउटस्टैंडिंग एंड एस्थेटिक अपील ड्यू टू ईज इन द अडॉप्शन ऑफ परमानेंट कलर। परमानेंट कलर को, यह जो रंग होते हैं उनको आसानी से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उनको अपने अंदर। ठीक है, ईज इन हैंडलिंग, संभालना बहुत आसान है, जो आपके पॉलीमर हैं आसानी से बनाए जा सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो आपका ट्रेंडनेस, अडेप्टेबिलिटी टू लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट पर इनका प्रोडक्शन आसानी से किया जा सकता है।
सकता है बहुत कम खर्चे के साथ ही। तो यहाँ तो ही अब बात हो गई है, इंट्रोडक्शन हो चुका है कंप्लीट, आपके पॉलीमर के कैरेक्टरिस्टिक हो चुके हैं, पॉलीमर के पार्ट्स हो चुके हैं। अब जो बाकी के पॉलीमर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो भी हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल जाएंगे। बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए आप इन्हें कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू सो मच।